हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडाज अकेडमी। आप सभी का मैं कपिल शंडिले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की हमारी नई जीएस की क्लास में। और इस क्लास में हम करने वाले हैं एईएस का एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि प्रिंसिपल का आया था, लेकिन उसका जीएस का जो पोर्शन है, जो जैसी जीएस बाकी एग्जाम में आई वैसी जीएस इसमें भी आई है, तो उसको हम करने वाले हैं। तो इससे हमें एक विजन मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, हमें ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी के लिए एक अच्छा रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को। जीएस पार्ट जो एईएस का है, पहला क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप कौन से में। तो भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आया गया था, और इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक काम किया गया है कि जो राइट टू एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। पहले 45 आर्टिकल जो होता था उसके अंदर ये डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था, क्योंकि डीपीएसपी को हम कोर्ट में ले जाके इसको लागू नहीं करवा सकते, इसलिए इसको उस समय पर राइट नहीं माना जाता था। ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। लेकिन उसके बाद 86 अमेंडमेंट किया गया और उसमें राइट टू एजुकेशन लेके आया गया फंडामेंटल राइट के रूप में। और आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि ये स्टेट की ड्यूटी है। क्या स्टेट की ड्यूटी है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। कौन से एज ग्रुप की? 3 से 6 साल वाले, 6 से 9 साल, 9 से 12 या 6 से 14। तो सही आंसर हमारा है डी। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है, और ये इनका फंडामेंटल राइट है कि ये इनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 45 में चेंज कर दिया गया और आर्टिकल 21 ए भी जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज मिताली राज। रिसेंट में इन्होंने वैसे रिजाइन भी किया है, मतलब कहते हैं रिजाइन तो नहीं कह सकते इसे, संन्यास ले लेना। ठीक है, तो ये इन्होंने संन्यास ले लिया है और अपने गेम से। ठीक है, तो गेम से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन सिंगर है, ठीक है, म्यूजिशियन है या क्रिकेटर हैं या कबड्डी प्लेयर है। तो इनका गेम कौन सा है? सिंगर तो नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, म्यूजिशियन भी नहीं है, क्रिकेटर है। ठीक है, भारत की कप्तान भी रही है, कैप्टन भी रही है, भारत के महिला टीम की कैप्टन रही है। ठीक है, अभी रिसेंट में इन्होंने संन्यास भी ले लिया है क्रिकेट से। ठीक है, मिताली। अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी जिसका नाम है शाबाश मिट्ठू ऐसे करके शायद। ठीक है, शाबाश मिट्ठू, वो इन्हीं की स्टोरी पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज। 2011 सेंसस, उसके बाद कोई सेंसस हुआ भी नहीं है। ठीक है, ये 15वां सेंसस था। ठीक है, और आज़ादी के बाद ये 7वां सेंसस था। ये सेंसस का क्लास जो आपको करवाया गया है केवीएस की कोर्स में, उसमें सारी चीज़ें करवाई गई है, रिवाइज करते रहें। ठीक है, उसके बाद इसके बाद 2021 में जो सेंसस होना था वो डिले हो चुका है क्योंकि कोविड की वजह से वो डिले हुआ है। तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 68%, 74%, 74.04%, 73.01% और 70%। तो ये टोटल पूछा है भारत का जो साक्षरता दर कितनी थी 2011 में। तो इसका सही आंसर होगा 74। ठीक है, और इसमें आपको फीमेल का जो है वो 62% था, 62 पॉइंट समथिंग था। और मेल का जो था वो 85 के आसपास था। ठीक है, आप उसको आंकड़े को देख ले, फैक्ट मुझे इतने ज़्यादा याद नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर एवरेज जो है वो इतना ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपने केरला में देखी थी। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेट में ही काउंट करें, चलिए पहले केरला में थी, फिर उसके बाद लक्षद्वीप में थी। लेकिन लक्षद्वीप जो है वो एक स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद मिजोरम। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वहाँ पर मिली है। ठीक है, इसको हमने आपको करवाया हुआ है सारा कंटेंट कोर्स में, केवीएस में, आप उसको करें। दो, द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अच्छा, जो बच्चे हमारे से पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचर की जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा जीएस को तैयार करने के लिए किसी भी जॉब के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर क्लासेस रिवीजन करना चाहते हैं तो बेल आइकन जो होता है उसको जरूर दबा दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस के लिंक भी मिल जाते हैं और बाकी स्ट्रेटजी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और वहाँ पर डेली हर सब्जेक्ट के जो है क्विज भी आपको मिल जाएंगे। तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, हमारी ऐप को भी डाउनलोड करें, ठीक है। आपकी हमारी ऐप पर आप KVSPRT से रिलेटेड या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोर्स अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास दे सकते हैं। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात। सबसे कम महिला साक्षरता दर को कहाँ पर है, ठीक है। जो क्योंकि ये एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो इसलिए मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर ही रहा हूँ, तो हिंदी के बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या झारखंड में, या गुजरात में। सबसे कम अगर साक्षरता दर पूछे तो वो बिहार में है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर देखे तो वो भी बिहार में ही है, ठीक है। झारखंड, गुजरात ये नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि किस स्टेट के अंदर मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा जेंडर गैप है, ठीक है, मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में, तो ये राजस्थान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन या हॉकी? भारत का राष्ट्रीय गेम कौन सा है? क्रिकेट। हालांकि फॉलोअर्स भारत में सबसे ज़्यादा जिस गेम के हों क्रिकेट के हैं, बाकी गेम्स भी हालांकि आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय गेम है वो हॉकी है, ठीक है। आप सभी के लिए क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि हॉकी, फिलहाल हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? आगे बढ़ते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, अभी रिसेंट की, अभी मैंने इसके ऑप्शन चेंज किए हुए हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? सुमित्रा महाजन, प्रमोद महाजन, ओम बिरला या सुरेश प्रभु? उस समय पर स्पीकर कोई और थे तो हमने उसको चेंज कर दिया है, जब ये पेपर हुआ था तो सुमित्रा महाजन उस समय पे थे, लेकिन अब इसको हमने चेंज कर दिया है प्रमोद महाजन, तो अब ये ओम बिरला हो गया है, ठीक है। तो ओम बिरला जो है हमारा सही आंसर है, ये सही आंसर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ आसियान, आसियान जो देश है, ठीक है, वो उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? ये हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो देश हैं, और जो हमारे देश के ईस्ट की तरफ जो देश है, ठीक है, और साउथ ईस्ट की तरफ जो देश है, इन सभी देशों को, जैसे बर्मा है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ये सारे देशों का जो समूह है, कंबोडिया या इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है, थाईलैंड, ये सभी देश, ठीक है, कई सारे देश हैं, इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसे कहते हैं आसियान देश, ठीक है। तो इन देशों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। भारत ने इन देशों के लिए पहले लुक ईस्ट नीति अपनाई थी, ताकि इन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध और स्ट्रेटेजिक रिलेशन बने ही बने। उसके बाद में इस नीति को एक्ट ईस्ट नीति के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। एक्ट ईस्ट नीति में मतलब हम वहाँ बस लुक ईस्ट नहीं करेंगे, वहाँ जाकर एक्ट भी करेंगे, और उसी के क्षेत्र में हम वियतनाम के जो दक्षिण चीन सागर है, जिस पर चीन का विवाद है वियतनाम के साथ, वहाँ पर जाकर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन जो है भारत की कंपनी ONGC कर रही है, ठीक है। तो हम एक्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने मेकांग गंगा प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। मेकांग गंगा प्रोजेक्ट में नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पार्ट है उसको बहुत सारे देशों के साथ रेल और रोड से जोड़ेंगे, और गंगा का क्षेत्र जो है वो मेकांग नदी के क्षेत्र से जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत इज एम्ड एट व्हाट, स्वच्छ भारत किस पर एम्ड है, कि इसका लक्ष्य क्या है? रिमूविंग करप्शन, शब्द स्वच्छ भारत बहुत ये पॉपुलर रहा था ये मिशन। रिमूविंग करप्शन तो नहीं है। ब्यूटीफाइंग इंडिया, क्लीनिंग पार्क्स, क्लीनिंग रोड्स, स्ट्रीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो वैसे तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमें लार्ज पिक्चर देखनी पड़ेगी। ब्यूटीफाइंग इंडिया भी हो सकता है, लेकिन हमें लार्ज पिक्चर देखनी है। तो क्लीनिंग रोड्स, स्ट्रीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, सभी जगहों की सफाई करने से रिलेटेड है। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, वास्तुकार किसे कहा जाता है?
वास्तुकार जिसने भारत के संविधान का डिजाइन तैयार किया, मतलब जिसने भारत के संविधान को तैयार किया, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर या भगत सिंह। तो भारत, आधुनिक भारत के मनु भी इनको कहा जाता है, और आजाद भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी ये बने थे। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने ही भारत के संविधान को तैयार करवाया, और वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट बनाया जाता है पहले संविधान का, किसी भी कानून का। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्कस किया जाता है, और जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो ड्राफ्ट यानी कि मसौदा समिति भी इसको कह देते हैं, या प्रारूप समिति भी कह देते हैं। तो इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? यही थे। ठीक है, तो इन्होंने ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान का निर्माण करवाया। बाबा साहब अम्बेडकर हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस डेब्ट प्रोडक्ट, ग्रॉस दिल्ली प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक्स में जीडीपी हर देश में यूज होता है, तो दिल्ली वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी काट दो, क्योंकि दिल्ली का प्रोडक्ट नहीं काउंट कर रहे हैं हम, हर देश में जीडीपी का काउंट करते थे। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर बताइए। किसी भी देश की सीमा के अंदर, मैं इसको तब तक बता देता हूँ कि जीडीपी होते क्या है। किसी भी देश की सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर, ठीक है, दो चीजें पैदा की जाती है इकोनॉमिक्स में। एक तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, गुड्स का, और एक सर्विसेज का। ठीक है, जितने भी गुड्स उत्पादन हो या सर्विस, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद विद इन ए यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन ए यूनिट पीरियड, इकाई समय में, और मोस्टली इसको एक साल लिया जाता है, 1 ईयर। ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन किया गया है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी बनती है, और वो भी एक इकाई समय में, उसे कहते हैं जीडीपी। जैसे भारत देश है, मान लीजिए भारत में 10 वस्तुएं पैदा हुई और 15 सेवाएं पैदा की गई, और एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, और एक सेवा का मूल्य जो है वो 500 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, इसका 1000 रुपये हो गया, और इसका हो गया 7500। तो हमारी जीडीपी टोटल कितने की हो गई? इतने की हो गई। ठीक है, इसमें इंडियंस ने जो प्रोडक्शन किया है वो भी काउंट करते हैं भारत की सीमा के अंदर, और जो फॉरेनर्स ने जो प्रोडक्शन किया है उसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, जीडीपी में ये काउंट करते हैं। अब जीडीपी में अगर आप जीडीपी से अगर फॉरेनर्स का हटा के, ठीक है, इसमें से फॉरेनर्स ने प्रोडक्शन किया उसको माइनस कर दिया, और जो भारत के लोगों ने बाहर प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो वो इसमें काउंट कर ले, तो वो जीएनपी हो जाता है। ठीक है, और जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा दें, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट में जो मशीनों का नुकसान वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं उसको भी घटा दें, जैसे आपने देखा है कार का डेप्रिसिएशन रेट 10% है, या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का डेप्रिसिएशन 25% होता है हर साल, वो डेप्रिसिएशन घटा दें तो फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए? ये क्वेश्चन हालांकि आया था कि कब होंगे, कहाँ होंगे, लेकिन अब ये हो चुके हैं तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए और भारत का उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा, अब ये बात करेंगे। ठीक है, और पहला मेडल किसने जीता? ठीक है, भारत में इंडिया का रैंक 4th रहा है। फर्स्ट मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू है। कौन से गेम से रिलेटेड है मीराबाई चानू, बताइए? और लास्ट जो गोल्ड मेडल जीता है, ये गोल्ड मेडल जीतने वाली है पहले, और लास्ट गोल्ड मेडल जीता है शरद कमल ने। ये किस गेम से रिलेटेड है बताइए? तो मीराबाई चानू जो है वो वेट लिफ्टर है, और शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो चौथे रैंक पे भारत रहा है, ये बर्मिंघम में हुए हैं।
ठीक है। कॉमनवेल्थ गेमों में वो कंट्रीज शामिल है जो कभी कभी ना कभी इंग्लैंड के अधिकार में रहे थे। बाद में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेटर बनाए रखने के लिए कॉमनवेल्थ जो है संस्था का की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। विशाखा गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है? विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर उसके ऊपर जो है एक कानून भी बना। तो ये किससे रिलेटेड है? आप सभी जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों को ये पता भी होना चाहिए। सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक अब्यूज, अनइक्वल पे स्केल, परमानेंट जॉब फॉर वीमेन। परमानेंट जो जॉब फॉर वीमेन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वर्क प्लेस पर जो कार्यस्थल है उस पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट किसी का किया जाता है, ये उसके लिए था। ठीक है, उसके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है कि अगर ऐसे किसी का अब्यूज होता है तो किस तरीके से पहले संस्था इस पे कार्य करेगी। अगर वो संस्था इस पे एक्शन नहीं लेती है तो फिर जो एम्प्लॉय है वो कोर्ट जाएगा, तो संस्था पर भी एक्शन होगा और जो अब्यूजर है उस पर भी होगा। दादा भाई फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंडियन सिनेमा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या थिएटर के क्षेत्र में, या म्यूजिक के क्षेत्र में? तो लगभग आसपास ही घुमा दिया है। स्पोर्ट्स को काटे तो बाकी ऑप्शन एक दूसरे को कंफ्यूजिंग करने का काम कर सकते हैं। दादा भाई फाल्के अवार्ड दिया जाता है इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए। इंडियन सिनेमा में जिसका कंट्रीब्यूशन जो है काफ़ी अच्छा होता है उसको दिया जाता है। एक नॉवल है जूठन, ये किसके द्वारा दी गई? ये दलित साहित्य के 2-3 क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपर में दलित साहित्य के। तो ये साहित्य में का ही एक हिस्सा है जूठन। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी, प्रेमचंद ने, मैथिली शरण गुप्त ने, या पुरुषोत्तम अग्रवाल ने? तो यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा जाना माना नाम तो मैथिली शरण गुप्त ही है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर बताने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका आंसर सही है ए। ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम से राइटर हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द टर्म पैट्रियार्की मीन्स क्या है? ठीक है, हिंदी में कहते हैं पितृ सत्तात्मक। क्या होता है इसका मतलब? या पितृवंशिकता भी कह देते हैं। मेल डोमिनेंस, फादर डोमिनेंस, ब्रदर का डोमिनेंस, या फीमेल का अथॉरिटी? फीमेल अथॉरिटी होगी तो मैट्रियार्की सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स द मैट्रियार्की बिगिन। आपने एक वेब सीरीज आई थी अभी मनी हिस्ट, उसमें अगर ये डायलॉग देखा था, मैट्रियार्की मतलब फीमेल की अथॉरिटी होगी। तो ये तो गलत हो गया। आप ऊपर देखिए क्या लिखा है, पैट्रियार्की पूछा है। मेल डोमिनेंस इज द राइट आंसर, क्योंकि फादर और ब्रदर दोनों ही मेल के अंदर ही आते हैं। इसमें क्या होता है कि पिता के बाद उसका पुत्राधिकारी होगा और उसके बाद उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, यानी कि इसका पौत्र ग्रैंड सन उत्तराधिकारी बन जाएगा और उसके बाद यही सीरीज चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? अबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अबोलिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग। ठीक है, आर्टिकल 17 चाइल्ड लेबर। तो आपने देखा है कि चाइल्ड लेबर आपको आर्टिकल 24 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, कि 14 साल तक के बच्चों को हैजार्डस वर्क में नहीं लगाया जाएगा। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता को हटाना, छुआछूत को हटाना, ये अब इलीगल कर दिया गया है आर्टिकल 17 के थ्रू। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं, लोकपाल बिल रिलेट्स टू व्हाट? एंटी करप्शन बिल किससे रिलेटेड है? या होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, या क्लीनलीनेस, या राइट टू इन्फॉर्मेशन? किससे रिलेटेड लोकपाल बिल का एक बड़ा मुद्दा बना था 10 साल पहले, उसके बाद भी एक्टिव रहा? एंटी करप्शन बिल है, या एंटी होमोसेक्सुअलिटी है, या क्लीननेस है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन है? एंटी करप्शन बिल सही है। अन्ना हजारे आंदोलन में ये बड़ा एक्टिवली जो है पॉपुलर रहा था लोगों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। कई तरह की कैपिटल होती है जब बिजनेस करते हैं।
डैश ऑफ एन इंडस्ट्रियल कंसर्न इज इन्वेस्टेड विद इन एसेट्स लाइक प्लांट्स बिल्डिंग एंड लैंड। कौन सी कैपिटल है जो कि प्लांट्स बिल्डिंग और लैंड में इन्वेस्टमेंट जो की गई है एसेट्स में, उसे कौन सी कैपिटल का नाम दिया जाता है? वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और ऑपरेटिंग कैपिटल। देखिए प्लांट है, प्लांट पौधा नहीं है, स्टील प्लांट जैसे होता है ना, उस प्लांट को कह रहे हैं। दूसरा बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, लैंड पे इन्वेस्ट किया जाए, तो ये सारी की सारी चीज़ें मूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। इसके बाद आपने देखा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होता है जो लोन वगैरह लिया जाता है, उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वेरिएबल कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे वेरिएबल कहते हैं, जो हट भी जाएगा कुछ टाइम बाद, तो इसलिए वो वेरी करता रहेगा, है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग कैपिटल जो डेली बेसिस पे, डेली डे टू डे जो वर्क के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो रोजाना कैपिटल यूज में रहेगी उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ऑपरेटिंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग नहीं, ऑपरेटिंग। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कार्ड। अगर सामान जो है वो क्रेडिट पे कस्टमर को बेचा गया है, तो जो अमाउंट कस्टमर को देना है उसको क्या कहेंगे? आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे बाकी चीज़ों पे चीज़ें खरीदते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप क्रेडिट पे खरीद सकते हैं। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लीजिए या आप लोन पे ले लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद जो आपको अमाउंट पे करना होता है, आपने सोल्ड तो हो गया आपको, उस अमाउंट को क्या कहते हैं? ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस तो गलत है। ट्रेड बैलेंस का मतलब है आपने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, और आपका बैलेंस कितना बनता है इनमें से, और आपको या तो वो पे करना होगा या आपको दूसरे वाले को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट का अगर 100 है, इंपोर्ट में आपने 100 रुपये का इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट में आपने 150 का कर दिया है, तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले, ये ट्रेड बैलेंस हो जाता है। ट्रेड डेबिट क्या हुआ? यही वो आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड डेबिट कहते हैं उसको, जो आपको अब पे करना है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रुपये पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन जब हो जाती है, महंगाई जब हो जाती है, तो इन रुपये का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? महंगाई हो गई है। महंगाई का मतलब क्या होता है कि आप सामान खरीदने जाओ तो वो महंगे मिलेंगे। इसका मतलब जो चीज़ 100 रुपये की आती थी वो शायद 120 रुपये की या 130 रुपये की मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए 1 किलो चावल आपको खरीदने थे, 100 रुपये के है। ठीक है, तो अब वो 120 के आने लगे हैं या 130 के आने वाले लगे हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा? ये रुपए की परचेजिंग पावर घट गई है ना, 100 रुपये की चीज़ अब 130 में आ गई है। 100 रुपये की परचेजिंग पावर कम हो गई है ना, 130 रुपये देने पड़ेंगे अब। तो हाई परचेजिंग पावर तो होती नहीं है। लोअर परचेजिंग पावर सही आंसर हो गया। हाई बाइंग कैपेसिटी तो ये वाले के साथ मैच कर रहा है, ये भी नहीं है। नन ऑफ द वो तो होगा ही नहीं, तो हमारा बी आंसर हो गया। इन्फ्लेशन से ये होता है। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एईएस के आए हुए। अब कोशिश की जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएं अलग अलग एग्जाम्स के, ताकि आपको एक विजन मिले, एक अच्छा रिवीजन मिले, और कम्बिनेशन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का कम्बिनेशन भी आपको मिले। ठीक है, तो हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हम कमेंट में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस रिवीजन के लिए आते रहिए। रेगुलरिटी बनाइए अपने काम में। जब हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं तो आप भी रेगुलर हो जाइए। ठीक है, इसके अलावा केवीएस पीआरटी के कोर्स से रिलेटेड मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि हिंदी वहाँ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ईवीएस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 4 से 5 वीडियो और आने हैं, या 5 से 6 वीडियो आएंगे। उसके बाद आप ईवीएस का लेवल आपने देख ही लिया है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया गया है। आप साइंस की क्लास पे फोकस कीजिए, साइंस की क्लास रेगुलर हो जाएंगी। इंग्लिश की क्लास रैंडमली जो है थोड़ी स्लो है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की क्लास आ रही है। रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैथ्स की क्लास जो है रेगुलर जो है इंटरवल पे आ रही है। साइकोलॉजी का लार्ज पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और जैसे ही साइंस की क्लास रिज्यूम होंगी, ईवीएस के कंटिन्यूस टेस्ट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, तो साइंस की क्लास पे जब फोकस आ जाएगा तो आपके ईवीएस के गूगल टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।
DSSB की क्लासेस जो है, GS की क्लासेस बस पेंडिंग थी, वो GS की क्लासेस अब शुरू हो रही है। संडे से पहले 2-3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि आज 22 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, तो 22 सितंबर को आपको ये बात कही गई है, तो आप आगे अपनी तैयारी रखें। वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है, बस आप जैसे जैसे ये डिले होगा उतनी वैकेंसी आने के चांसेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाना है, तो इसलिए लोगों को, नाराज़ लोगों को मनाने का टाइम आ जाता है। तो होपफुली हमारे लिए बेटर होगा। एसएससी में आप देखिए इस बार वैकेंसी 20,000 से ज़्यादा आई है, तो इसका मतलब ये है कि होपफुल रहिए, बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।